नमस्कार बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आज मैं चैप्टर आपका अध्याय 6 राजनीतिक दल लेके आया हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा है, चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। इसमें परिचय पढ़ेंगे। पहले लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन तथा संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। इस पाठ्यपुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे के वाहक और लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ से मोलतोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा की है। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए राजनीतिक दलों की प्रकृति और कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें। खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में हमें दलों की ज़रूरत क्यों है, लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है। इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ही यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही हैं। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ मालूम होता है, लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है? करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही ऐसे देश हैं जहां राजनीतिक दल नहीं हैं। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या हैं और वे क्या करते हैं। उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः
राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। पहला है, दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दूसरा पॉइंट, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक ही दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। तीसरा, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। नंबर 4, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। नंबर 5, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। छठा, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। नंबर 7, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। राजनीतिक दल की ज़रूरत। दलों की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे।
तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। हम गैरदरीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। कितने राजनीतिक दल? लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत करवाने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। राजनीति की नैतिक ताकत। निम्नलिखित काल्पनिक कथा के पीछे प्रेरणा है कि श्री कृष्ण पटनायक, जिन्हें किशन जी के नाम से भी जाना जाता है, 1962 में इन्हें उड़ीसा के संबलपुर से सांसद चुना गया था। एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की बात से किशन जी का क्या मतलब था? सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठा। ये चारों महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे मजबूत जन आंदोलनों से जुड़ी थीं। ये चारों उड़ीसा के एक गाँव में बैठी थीं और जन आंदोलनों के भविष्य पर नए सिरे से विचार कर रही थी, और यहाँ उनको आंदोलनों के रोज़ रोज़ के कामों की चिकचिक भी परेशान नहीं कर रही थी। स्वाभाविक तौर पर बातें किशन जी की तरफ मुड़ी, जिन्हें देश भर की आंदोलनकारी जमातें अपना मित्र, राजनीतिक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानती थीं। किशन जी का तर्क था कि जन आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधी हिस्सेदारी करें। यह एक सरल, ताकतवर तर्क था। एक मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन के एक क्षेत्र में तो कुछ बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू में बुनियादी बदलाव चाहते हैं, तब हमें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत होगी। जन आंदोलनों को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा
कि यह एक तात्कालिक ज़रूरत है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। ग्रेसी ने कहा, लेकिन किशनजी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि यह संगठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की, पर क्या उनके ऐसा कहने पर का आशय एक राजनीतिक दल बनाने से था? ग्रेसी का मानना था कि पुराने ढर्रे का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है। सुधा उसकी बात से सहमत थी। मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया है। मैं मानती हूँ कि हमने एक विस्थापन, भूमंडलीय, जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए जितने आंदोलन खड़े किए हैं वे राजनीतिक ही हैं, पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे हमारी इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी। तब लोग हमें नेताओं से अलग नहीं मानेंगे। करुणा ने बीच में ही कहा, फिर हमने यह भी देखा है कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। लोग हमारे काम का आदर करते हैं, वे हमें अच्छा भी मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वे स्थापित दलों को ही वोट देते हैं। शाहीन उनसे सहमत नहीं थी। देखिए, बहुत साफ है कि किशनजी चाहते थे कि सभी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएं। हाँ, वे इस पार्टी को दूसरों से अलग रंग रूप में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे। किशनजी अब इस दुनिया में नहीं है। इन चारों कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए? क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति में नैतिक बल बन सकता है? यह दल कैसा होना चाहिए? इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है।
यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बहरहाल, राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया है। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वालों की संख्या, विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या। अब है राष्ट्रीय दल। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध। 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश
मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.07% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन हुआ इसका। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिलीं। भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण, पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) 1925 में गठित है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी, यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीब के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। 1964 की फूट, जिसमें माकपा इससे अलग हुई, के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% से कम वोट और 2 सीट हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने के पक्षधर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट (CPIM) 1964 में स्थापित, मार्क्सवादी लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार, गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्ति आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.7% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल कीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है।
1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया है। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर यह अभी पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान में मध्य मार्गी, न वामपंथी न दक्षिणपंथी, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमज़ोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 52 सीटें मिली। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए ही आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार। क्षेत्रीय दल। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। इन दलों के ब्यौरों के लिए अगले पृष्ठ का नक्शा देखें। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। हमने देखा है कि लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना कामकाज ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराज़गी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है। सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठनिक बैठकें होती हैं।
इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान नहीं रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास न तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, न ही कोई और माध्यम। परिणामस्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है, यह है वंशवाद की चुनौती। क्योंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। चूँकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से वे परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सकें। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां और अमीर लोग उस पार्टी की नीतियों और फैसलों को प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोग के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंतित हैं। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति है। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्योरों का रह गया है कि नीतियाँ कैसे बनाई जाए और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर वे तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है? दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर परेशान हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग उनको बदल सकते हैं, पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको सुधरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं उन पर गौर करें। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या ऐसे पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया।
नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे माननी ही होती है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही हैं या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फ़ोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। 2 और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा ना ले और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में करेंगे। तो बच्चों, अभी हम इसमें चित्रों को भी देख लेते हैं। ठीक है।
इस चित्र में आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ दर्शाने वाली तस्वीरों के बारे में। तो पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्याज और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के लिए विरोध में प्रदर्शन करती हुई। दूसरा है, जहरीली शराब से पीने से मरे व्यक्तियों के परिवारों को 1 लाख रुपए का चेक देते हुए मंत्री जी। 3 है, कोरिया की कंपनी पोस्को को उड़ीसा में लौह अयस्क निर्यात करने की अनुमति देने पर राज्यों में माकपा, बाकपा, ओजीपी और जद-एस के कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए। इसमें आप देख सकते हैं, जल, जंगल और ज़मीन हो जनता के अधीन, ये नारा दिया गया है। इस कार्टून में बताया गया है ये नेता गठबंधन जैसी चीज़ को कैसे बना संभाल लेते हैं। मुझे तो सारी पार्टियों के नाम तक याद नहीं रहते। यहाँ पे आप पढ़ेंगे जैसे 27% कनाडावासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए। 35% कनाडावासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में होना चाहिए। 98% कनाडावासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद करके उसे नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं भारत में क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर ये नक्शा बनाया हुआ है, जो कि 13 अप्रैल 2018 को की स्थिति दर्शाता है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के बहुत सारी पार्टियां हैं। ध्यान से, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। और आप इधर आए पंजाब में तो आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी है गोवा में, जनता दल सेकुलर कर्नाटका में है, ये केरल में भी है, तेलंगाना समेत और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम लीग। फिर है केरल कांग्रेस, मणि और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये कुछ पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे ही हम देखते हैं तमिलनाडु में देखते हैं हम ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, और ये पुडुचेरी में भी है। दूसरी पार्टी द्रविड़ मुन्नड़ कड़गम तमिलनाडु की मेन पार्टी है, ये पुडुचेरी में ही है। बीजू जनता दल उड़ीसा में है। झारखंड में JMM AJASU पार्टी, JVM, ये झारखंड के अंदर है। फिर देखते हैं हम इसे बिहार में जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। सिक्किम में आते हैं तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये 2 दल हैं। पश्चिम बंगाल में आते हैं 2 दल यहाँ भी हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। असम में आते हैं तो असम में हमारे पास में पार्टियां हैं, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट,
असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, देखते हैं, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड में जाते हैं तो नागा पीपल्स फ्रंट, ये मणिपुर में भी है। मणिपुर में आप देखते हैं तो वहाँ पे एक पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। मिजोरम में देखते हैं तो मिजोरम में मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, दूसरी है मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी, तीसरी है मिजो नेशनल फ्रंट। मेघालय की बात करें तो मेघालय में हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, तीसरी है नेशनल पीपल्स पार्टी, और ये पार्टी मेघालय के साथ साथ मणिपुर में भी है। ठीक है, इसके साथ ही तेलुगु देशम पार्टी, ये पार्टी आपकी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की पार्टियां देख लेते हैं, तेलुगु देशम पार्टी और दूसरी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये पार्टियां आपकी क्षेत्र सारी अलग अलग दल हैं ये आपके। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं दो दल मुख्य हैं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी। ये दो दल काफ़ी बड़े दल हैं। इसके अलावा एक बहुजन समाज पार्टी भी आती है, इसमें लिखा नहीं हुआ है। और आजकल जो मेन पार्टी आ रही है बहुत बड़ी, उसका नाम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भी है। ठीक है, एक कार्टून ये दिया हुआ है बर्लुस्कोनी की कठपुतलियाँ। एक दलीय देश के लिए कार्टून है, जैसे ये आपका अमेरिका में है, यहाँ पे एक ही दल रहता है और कोई ज़्यादा इसमें दल है नहीं, एक ही पार्टी है। जैसे में लिखा हुआ है, यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। कार्टून देश के सभी प्रमुख स्थानों पर कॉरपोरेट अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत करता रहता है। ये कार्टून देख रहे हैं आप, इसमें बता रहे हैं कि आप तो पहले से ही धन कुबेर हैं, यानी ये महिला इसको बता रही है कि इसके पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो फिर ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जब ये नेता पहले से ही इतने पैसे वाले हैं तो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? इस कार्टून में दिखाया हुआ है कि चुनाव आयोग इनके ऊपर डंडा लेके बैठा हुआ है, लेकिन चुनावी अनुशासन की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। यानी जो नेता लोग हैं वो क्या बोलते हैं, चुनावी अनुशासन की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। तो क्या आप इस तरह से राजनीतिक दलों को सुधारने का समर्थन करते हैं? यानी सारे नेता सोए हुए हैं और चुनाव आयोग उन्हें निर्देश दिए जा रहा है और वो लोग मानने को तैयार नहीं है, नेता लोग। तो सुधारने का तो ये कोई तरीका है नहीं हमारे पास। तो बच्चों, अभी हम इसमें चित्रों को भी देख लेते हैं। ठीक है,
इस चित्र में आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ दर्शाने वाली तस्वीरों के बारे में। ये पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्याज और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के लिए विरोध में प्रदर्शन करती हुई। दूसरा है जहरीली शराब से पीने से मरे व्यक्तियों के परिवारों को 1 लाख रुपए का चेक देते हुए मंत्री जी। 3 है कोरिया की कंपनी पोस्को को उड़ीसा में लौह अयस्क निर्यात करने की अनुमति देने पर राज्यों में माकपा, बाकपा, ओजीपी और जद-एस के कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए। इसमें आप देख सकते हैं जल, जंगल और ज़मीन हो जनता के अधीन, ये नारा दिया गया है। इस कार्टून में बताया गया है ये नेता गठबंधन जैसी चीज़ को कैसे बना संभाल लेते हैं। मुझे तो सारी पार्टियों के नाम तक याद नहीं रहते। यहाँ पे आप पढ़ेंगे जैसे 27% कनाडावासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए। 35% कनाडावासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में होना चाहिए। 98% कनाडावासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद करके उसे नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं भारत में क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर ये नक्शा बनाया हुआ है, जो कि 13 अप्रैल 2018 को की स्थिति दर्शाता है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के बहुत सारी पार्टियां हैं। ध्यान से जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। और आप इधर आए पंजाब में तो आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा में है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी है गोवा में, जनता दल सेकुलर कर्नाटका में है, ये केरल में भी है, तेलंगाना समिति और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम लीग, फिर है केरल कांग्रेस, मणि और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये कुछ पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे ही हम देखते हैं तमिलनाडु में देखते हैं हम ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, और ये पुडुचेरी में भी है। दूसरी पार्टी द्रविड़ मुन्नड़ कड़गम तमिलनाडु की मेन पार्टी है, ये पुडुचेरी में है। बीजू जनता दल उड़ीसा में है। झारखंड में JMM AJASU पार्टी, JVM, ये झारखंड के अंदर है। फिर देखते हैं हम इसे बिहार में जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। सिक्किम में आते हैं तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये 2 दल हैं। पश्चिम बंगाल में आते हैं 2 दल यहाँ भी हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। असम में आते हैं तो असम में हमारे पास में पार्टियां हैं, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट,
असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, देखते हैं, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड में जाते हैं तो नागा पीपल्स फ्रंट, ये मणिपुर में भी है। मणिपुर में आप देखते हैं तो वहाँ पे एक पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। मिजोरम में देखते हैं तो मिजोरम में मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, दूसरी है मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी, तीसरी है मिजो नेशनल फ्रंट। मेघालय की बात करें तो मेघालय में हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, तीसरी है नेशनल पीपल्स पार्टी, और ये पार्टी मेघालय के साथ साथ मणिपुर में भी है। ठीक है, इसके साथ ही तेलुगु देशम पार्टी, ये पार्टी आपकी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की पार्टियां देख लेते हैं, तेलुगु देशम पार्टी और दूसरी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये पार्टियां आपकी क्षेत्र सारी अलग अलग दल हैं ये आपके। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं दो दल मुख्य हैं, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी। ये दो दल काफ़ी बड़े दल हैं। इसके अलावा एक बहुजन समाज पार्टी भी आती है, इसमें लिखा नहीं हुआ है। और आजकल जो मेन पार्टी आ रही है बहुत बड़ी, उसका नाम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भी है। ठीक है, एक कार्टून ये दिया हुआ है बर्लुस्कोनी की कठपुतलियाँ। एक दलीय देश के लिए कार्टून है, जैसे ये आपका अमेरिका में है, यहाँ पे एक ही दल रहता है और कोई ज़्यादा इसमें दल है नहीं, एक ही पार्टी है। जैसे में लिखा हुआ है, यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। यह कार्टून संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में बना था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। कार्टून देश के सभी प्रमुख स्थानों पर कॉरपोरेट अमेरिका का नियंत्रण होने का संकेत करता रहता है। ये कार्टून देख रहे हैं आप, इसमें बता रहे हैं कि आप तो पहले से ही धन कुबेर हैं, यानी ये महिला इसको बता रही है कि इसके पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो फिर ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जब ये नेता पहले से ही इतने पैसे वाले हैं तो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? इस कार्टून में दिखाया हुआ है कि चुनाव आयोग इनके ऊपर डंडा लेके बैठा हुआ है, लेकिन चुनावी अनुशासन की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। यानी जो नेता लोग हैं वो क्या बोलते हैं, चुनावी अनुशासन की बात हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। तो क्या आप इस तरह से राजनीतिक दलों को सुधारने का समर्थन करते हैं? यानी सारे नेता सोए हुए हैं और चुनाव आयोग उन्हें निर्देश दिया जा रहा है और वो लोग मानने को तैयार नहीं है, नेता लोग। तो सुधारने का तो ये कोई तरीका है नहीं हमारे पास। इसके साथ ही आपका यह अध्याय समाप्त होता है। अब इसमें जो प्रश्न है वो इस वीडियो को में जो अध्याय मैंने बताया है, पढ़ाया है, उसको बार बार पढ़ के कम से कम 4-5 बार आप उसको पढ़ें, समझें, वीडियो को सुनें और उसको देखें, तो उससे आपको वो क्लियर होगा। ठीक है, आप उनको अच्छी तरह से समझें, बार बार समझें, जिससे आपको प्रश्न ढूंढने में और उनके उत्तर देने में आसानी होगी।
जैसे इसमें पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। तो हमने भूमिकाओं के बारे में बता दिया था। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसका भी बता दिया इसी में। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव वो भी इसमें बताए हुए हैं। राजनीतिक दल का अर्थ ये भी बताया हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं ये भी बताया हुआ है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं ये भी बताया हुआ है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं इसी में आपको आराम से मिल जाएंगे। आप सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे तो प्रश्न ढूंढने में आसानी होगी। वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। और आगे भी ये वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करें और जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं आपके 10th क्लास के या और भी आसपास में उनको शेयर करें। धन्यवाद।